राम राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त धर्मा फौजी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि बात ही ऐसी है, तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों, बात है 1972 की। जर्मनी का एक शहर है म्यूनिक। उस टाइम जर्मनी में ओलंपिक चल रहे थे। अगस्त के लास्ट हफ्ते में और लास्ट दिन मतलब हफ्ते के लास्ट दिनों में ओलंपिक शुरू हुआ था और एक हफ्ता तकरीबन शांति से निकल गया था म्यूनिक में। अभी उसके बाद में क्या हो गया, 5 अक्टूबर को एक 5 सितंबर को एक बड़ी घटना घटित होती है। वो घटना क्या थी कि जो शहर होता है उसमें खेल गांव बनाया जाता है, जिसमें जो देश के विदेशों से खिलाड़ी आते हैं उनको ठहरने की, रहने की, प्रैक्टिस करने की आदि सुविधाएं दी जाती हैं। ये बात है 5 सितंबर 1972 की। 5 सितंबर 1972 में क्या हुआ कि 8 आतंकवादी जो फिलिस्तीनी थे वो खिलाड़ियों की वेशभूषा में खेल गांव में घुसने की कोशिश कर रहे थे। मतलब जो खिलाड़ी ड्रेस पहनते हैं वैसे उन्होंने ड्रेसें पहन रखी थी, ट्रैक सूट वगैरह, और वो जो खेल गांव था उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। तो कनाडा के कुछ खिलाड़ी वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये खिलाड़ी हैं और कहीं बाहर निकल गए होंगे तो अंदर घुसने की कोशिश करें। तो कनाडा के खिलाड़ियों ने उनकी गलती से मदद कर दी और 8 के 8 आतंकवादियों को उन्होंने खेल मैदान के उस दीवार से पार करवा के अंदर उतार दिया। अभी उन्होंने क्या किया कि उनको जो घटना घटी उसके बारे में क्या है कि जो वहाँ का इजराइल के जो खिलाड़ी रहते थे उनको पता था, मैप वगैरह और जानकारियाँ तो थी उनको, तो जानकारियाँ तो कहीं उन्हीं के लोगों ने दी होगी। तो फिलिस्तीन जो आतंकवादी थे, फिलिस्तीनी 8 आतंकवादी थे, वो जाकर इजराइल के जो खिलाड़ी रह रहे थे उनके होटलों के अंदर जाके घुस गए और वहाँ पर उन्होंने जो इजराइल की 11 पहलवानों की 11 सदस्य टीम थी उनको बंधक बना लिया। अभी जब उनके पहलवान टीम के 11 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया तो उन्होंने एक मांग रखी कि फिलिस्तीन के 234 आदमी इजराइल में जो बंदी हैं उनको रिहा किया जाए। यह बात जर्मनी की गवर्नमेंट को बताई गई, जर्मनी ने इजराइल की गवर्नमेंट को बताई। अब इजराइल का एक नियम है कि वो किसी भी शर्त पर किसी को भी आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं करता, किसी भी शर्त पर आतंकवाद से समझौता नहीं करता। तो इजराइल की सरकार ने बता दिया कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। अब इजराइल की सरकार और संकट में आ गई। उन्होंने आतंकवादियों से बातचीत करने की कोशिश की। बातचीत के दौरान उन्होंने बता दिया कि भाई इजराइल इस बात पर मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि 2 खिलाड़ियों को वहीं पर गोली मार दी और उनकी लाशों को बाहर बरामदे में फेंक दिया। और फिर उन्होंने दोहराया कि अगर नहीं मानोगे तो हम इन सभी खिलाड़ियों को मार देंगे। ये बातें फिर जर्मनी की सरकार द्वारा इजराइल की सरकार को बताई गई, लेकिन सरकार थी कि इजराइल की सरकार है कि मानती नहीं। इजराइल कभी भी अपने मतलब आतंकवाद से समझौता नहीं करती, वो अपने देश की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करती। ये घटनाक्रम तकरीबन चल ही रहा था कि सारी दुनिया में इस चीज़ का हल्ला मच गया। तो सभी देश जो आपने ओलंपिक में खिलाड़ी भेज रखे थे जिन जिन देशों ने, उनके सरकारी भी हरकत में आई, लेकिन कर क्या सकती थी, दूसरे देश का मामला था। अभी इसी बीच इजराइल की सरकार ने जर्मनी की सरकार से एक मांग रखी कि भाई अगर आप हमें वहाँ पर हमारा ऑपरेशन करने की इजाज़त हमें दी जाए और हम अपने खिलाड़ियों को अपने आप छुड़ा लेंगे। तो ये दूसरी सरकार और दूसरे देश का मामला था, बड़ा इवेंट चल रहा था। तकरीबन सभी देशों से, दुनिया के सभी देशों से वहाँ पर लोग आ रखे थे, खिलाड़ी आ रखे थे, कोच भी थे, खिलाड़ी भी थे, दर्शक भी थे। कई खेल गांव में बहुत बड़ा तामझाम होता है। तो जर्मनी की सरकार ने सोचा कि भाई अगर इनको इजाज़त दे दी तो कई देश वैसे भी नाराज़ हो जाएंगे और यहाँ बहुत बड़ा खून खराबा होगा, आतंकवादियों को मारने के चक्कर में कोई खिलाड़ी न मर जाए, इसलिए उन्होंने इजाज़त नहीं दी। अभी जर्मनी की सरकार ने इजराइल की सरकार को वहाँ पर घुसने के लिए इजाज़त नहीं दी, लेकिन उन्होंने आतंकवादियों को बता दिया कि भाई ये न इजराइल मानेगा न कोई बात है,
तो आतंकवादियों ने अपना एक आतंकवादियों को पता लगे कि इजराइल मानने वाला तो नहीं है, तो उन्होंने एक दूसरी शर्त रखी। आतंकवादियों ने शर्त रखी क्योंकि आतंकवादी भी फंस गए थे, उनको पता लग गया था कि जर्मनी मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि अभी अगर हमला होगा तो हम मारे जाएंगे। तो उन्होंने जर्मनी सरकार के सामने एक शर्त रखी कि हमारे को यहाँ से सुरक्षित निकाला जाए, हम इन इजरायली खिलाड़ियों को अपने साथ लेके जाएंगे और हमारे को इस खेल गांव से एयरपोर्ट तक सुरक्षित बस का बंदोबस्त किया जाए और वहाँ से हमारे को विमान द्वारा दूसरे देश में वहाँ से भेजा जाए। ये बात जर्मनी ने मान ली क्योंकि जर्मनी की तो मजबूरी थी। जर्मनी चाह रहा था कि कैसे तैसे ही अपना सिस्टम में यहाँ से हटे और अपना देश अब शांति से रहे, नहीं तो अपनी बदनामी हो गई दुनिया में। अभी जर्मनी वालों ने उनकी बातें मान ली, लेकिन जर्मनी ने भी वहाँ पर एक चालाकी करी। जर्मनी ने एयरपोर्ट पर साफ शूटर होते हैं ना जो, उनको तैनात कर दिया कि जैसे ही ये यहाँ से हम इनको लेके आएंगे, हेलीकॉप्टर वगैरह, वहाँ 2 हेलीकॉप्टर खड़े कर दिए और उनको बता दिया कि भाई तुम्हारे लिए पूरा बंदोबस्त है। वहाँ पर उनको जो अपने कमांडो थे सब शूटर, उनको एयरपोर्ट के ऊपर तैनात कर दिया। तैनात करने के बाद में जैसे ही उनको खेल गांव से बस के द्वारा म्यूनिख एयरपोर्ट पर ले जाया गया। अभी सबसे पहले क्या गया, आतंकवादी थोड़े चालाक थे तो उन्होंने पहले खिलाड़ियों को एक हेलीकॉप्टर में बढ़ा लिया और उनके साथ 2-3 आतंकवादी भी बैठ गए। अभी बचे कुछ 3-4 आतंकवादी नीचे रह गए। तो उसी दौरान जो वहाँ पर कमांडो तैनात थे उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी और नीचे वाले आतंकवादियों को उन्होंने मार दिया। अभी नीचे वाले जो हेलीकॉप्टर के नीचे थे उनको तो जर्मनी की सेना या कमांडो ने मार दिया, लेकिन वहाँ पर जो अंदर खिलाड़ी गए थे उनके साथ जो 2-3 आतंकवादी थे, अभी उन्होंने क्या किया कि वो निहत्थे खिलाड़ियों को उन्होंने भी इस विमान के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर मार दिया और वहाँ काफ़ी देर तक ये घमासान चलता रहा और वो आतंकवादी भी मारे गए, सभी खिलाड़ी भी मारे गए। उसके बाद में ये बात रात को ही मतलब ये ऑपरेशन समाप्त हो गया, लेकिन जर्मनी की सरकार ने इसके बारे में किसी को रात भर कोई खबर नहीं दी क्योंकि हंगामा होने के अंदेशा था, बड़ा इवेंट चल रहा था। अभी उसके बाद में क्या हुआ कि ये बात सुबह गवर्नमेंट के सामने उन्होंने जर्मनी गवर्नमेंट ने दुनिया के सामने कर दी कि भाई खिलाड़ी भी मारे जा चुके हैं, जर्मनी के 11 खिलाड़ी मारे, इजराइल के 11 खिलाड़ी मारे जा चुके हैं और फिलिस्तीनी 8 आतंकवादी भी मारे जा चुके हैं। अभी इजराइल का क्या है कि वो अपने जो दुश्मन होते हैं उसको कभी छोड़ता नहीं है। इजराइल की सबसे खतरनाक एजेंसियों में मानी जाती है उनकी जो मोसाद है ना, जो एजेंसी, वो मोसाद ने क्या किया कि उसी रात एक ऑपरेशन लॉन्च किया। अभी ऑपरेशन में उनकी कुछ शर्तें होती हैं। उन्होंने उसी रात मीटिंग करी, बड़ी मीटिंगें करी और उसके बाद में उन्होंने वो ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। उसका नाम रखा गया खुदा का कहर। उस ऑपरेशन का नाम रखा गया खुदा का कहर। अभी इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वो दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में मानी जाती है। तो उन्होंने वहाँ जो एजेंसी में जो काम करने वाले हैं उनके कई शर्तें होते हैं, जैसे कि वो अपने घर वालों को नहीं बताएंगे हम कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना है, हम काम कौन सा करने जा रहे हैं। अगर तुम किसी दूसरे देश में पकड़े गए तो इजराइल की सरकार मना कर देती है कि भाई तुम हमारे नागरिक नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करोगे। उनकी शर्तें हैं ऐसी। और इजराइल की दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि जब भी इजराइल पर संकट आता है तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। इजराइल कितना है, छोटा सा तो देश है, कहाँ कहाँ से इकट्ठे, पूरी दुनिया से इकट्ठे हो गए यहूदी लोगों ने वहाँ छोटा सा देश बनाया है इजराइल। और उनके चारों तरफ जो मुस्लिम देश है सभी उनके दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी छोटा सा देश पूरी दुनिया से लड़ रहा हो वैसे देखा जाए तो उन्होंने ये अपना कोई आतंकवादियों किसी भी चीज़ पर वो समझौता नहीं करते, अपने देश की सुरक्षा पर वो कभी समझौता नहीं करते। मैंने वहाँ के राजनीतिक चक्कर भी देखे हैं
कि वो एक राजनीति में भी एक दूसरे के बहुत ही कट्टर दुश्मन होते हैं, लेकिन जब देश के सवाल आ गया तो देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। अभी जब उन्होंने ऑपरेशन खुदा का कहर शुरू किया तो दुनिया को तो पहले ही पता था कि इजराइल बदला तो लेगा। ये तो सारी दुनिया जानती है, आज भी ऐसा ही होता है। इजराइल के ऊपर कोई भी छोटा सा संकट आ गया, इजराइल छोड़ता नहीं किसी को भी। तो उन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन शुरू अपना लॉन्च कर दिया। अभी ऑपरेशन में भी क्या होता है कि वो अपने किसी को ऑपरेशन के बारे में सीक्रेट नहीं करते, अपनी सिक्योरिटी लीक नहीं करते। वो अपने ही देश में अपने ही मकसद पर अपने हिसाब से वो अपना ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। अभी ये घटना है 5 सितंबर 1972 की। अभी उन्होंने 1-2 दिन में अपनी प्लानिंग करी और 7 सितंबर 1972 को उन्होंने लेबनान सीरिया पर ज़बरदस्ती गोलाबारी कर दी। वहाँ तकरीबन 400 लोग मारे गए। इजराइल ने लेबनान और सीरिया पर उसी टाइम मतलब 2 दिन के बाद में गोलाबारी कर दी, और जो वहाँ के आतंकवादी पैड बने हुए थे, लॉन्चिंग पैड थे ना आतंकवादियों को, वहाँ तकरीबन 400 लोगों को उन्होंने निपटा दिया। अभी वहाँ कहा जाता है कि आतंकवादी तो निपटे ही निपटे, वहाँ के जो गाँव वाले थे सीरिया और लेबनान में, उनको उनमें कई मतलब गांव वाले लोग भी मारे गए। लेकिन उनको क्या था, उनको तो अपना मकसद पूरा करना था। अभी क्या हुआ कि उसके बाद में निपटाने के बाद में जब दुनिया ने दबाव बनाया तो उन्होंने लेबनान और सीरिया पर गोलीबारी बंद कर दी। वो अपने मतलब मकसद में, ऑपरेशन के मकसद में जुट गए। और वहाँ पर उनको जब उनकी एक टीम बनी 8-10 कमांडो की, और उनको पूरा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देने के बाद में वो अपने अपने मकसद पर निकल गए। अभी क्या है कि उन्होंने सबसे पहले यह पता लगाना शुरू किया कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। तो मास्टरमाइंड में जब उन्होंने अपने खुफिया एजेंटों के द्वारा पता लगाया गया, तो पता लगा कि उसमें सबसे ज़्यादा जो 8 लोग हैं, ये उन लोगों को भेजने वाले, प्लानिंग बनाने वाले, अपने देश को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे लोग थे। तो उन्होंने इजराइल ने अलग अलग देशों में उनके पासपोर्ट बनाए, नाम बदले, और अलग कौन कौन से देशों में कौन कौन कहाँ रह रहा है, उन सब लोगों का पता लगा लिया। पता लगाने के बाद वो अपने मकसद में निकल गए कमांडो उनके खुफिया एजेंट। और उनका सबसे पहला जो शिकार बना वो था अब्दुल वाहिद। 16 अक्टूबर 1972, 2 महीने में उन्होंने पहला टारगेट कर दिया। वो इटली के रोम शहर में रह रहा था। खाना खा के जैसे ही वहाँ से आते समय उनको जैसे इजराइल ने उनका पता लगा लिया था। वो खाना खा के जैसे होटल से निकला और वहीं पर उसको शूट कर दिया। दूसरा शिकार बनाया उन्होंने 8 दिसंबर को। उसका नाम था डॉक्टर मोहम्मद हमसारी। वो पेरिस में रह रहा था। पेरिस में उन्होंने क्या किया कि एक होटल में रह रहा था। होटल में पेरिस में क्या किया कि इस डॉक्टर हमसारी से एक वहाँ की लेडी एजेंट मोसाद की, वो उनसे पत्रकार बन के उसके संपर्क में आई और उसको अपार्टमेंट से बाहर बुलाया। बाहर बुलाने के उसके पत्रकारिता के बारे में कुछ बातें चीतें करी। उसी बीच जो अपार्टमेंट से बाहर वो जो एजेंट थी उससे पत्रकार की तरह बात कर रही थी, तो उसी दौरान 2 एजेंट मोसाद के उसके रूम में घुसे, टेलीफोन के नीचे बम लगाया और बाहर आ गए। बम लगाने के बाद पत्रकार से उसे फ़ोन करवाया। जो ही उनको पता लगा कि भाई ये फ़ोन उसी डॉक्टर ने उठाया है, और उसने अपना जो डोटावेटर कुछ लगा रखा था उसको उड़ा दिया। वो उस टाइम तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने के बाद में वो भी हॉस्पिटल में मर गया। ऐसा करते करते उन्होंने 5-6 आतंकवादियों को निपटा दिया। अभी एक को क्या है कि लेबनान की राजधानी वो है ना लेबनान की राजधानी में एक आतंकवादी क्या होटल में रहता था। वो रात को होटल में आता और दिन में निकल जाता था। उनके मोसाद वालों ने उनका पता लगा लिया। 2-3 महीने उसका पीछा किया। पीछा करते करते एक दिन रात उसको भी उसके कमरे में घुसे और उसके जो बेड था उसमें बम लगाया। बम लगा के घुसे नहीं, उसके कमरे के सामने उन्होंने कमरा लिया। कमरा लेने के बाद उसकी मास्टर चाबी जो डुप्लीकेट चाबी होती है उसको अरेंज किया। उसके बिस्तर में बम लगाया। बम लगाने के बाद उसको भी उड़ा दिया।
ऐसा करते करते उन्होंने 1988 में लास्ट आतंकवादी को निपटाया था। अभी कहा जाता है कि दोस्तों जो इजराइल के खुफिया एजेंट थे वो जिस भी आतंकवादी को मारते थे ना गोली से, उसको 11 गोलियां मारी जाती थी। मतलब एक खिलाड़ी के लिए एक गोली, ये उनका एक मकसद था। अभी इसी दौरान उनसे एक गलती भी हुई। गलती यह हुई कि जब वो नॉर्वे में थे तो नॉर्वे में एक होटल के वेटर को निपटा दिया उन्होंने। होटल का वेटर क्या था कि उसमें इंक्लूड नहीं था, लेकिन कोई गलत इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली। गलत इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में उन्होंने क्या किया कि उस होटल के वेटर को निपटा दिया। अभी नॉर्वे की पुलिस एक्टिव हो गई। नॉर्वे की पुलिस एक्टिव होने के बाद क्या हुआ, वो जो वेटर था वो वहाँ का लोकल था, विदेशी होता तो इतना कोई गौर नहीं करता था। लेकिन वो जो होटल था उसका होटल का वेटर था, उसको निपटाने के बाद जैसे ही नॉर्वे की पुलिस एक्टिव होने के बाद पता लगा दुनिया को कि इन्होंने अपना एक ऑपरेशन चला रखा है और ये अपने खिलाड़ियों का बदला ले रहे हैं। इस चीज़ की एक गलती हुई और उस गलती का नतीजा यह हुआ कि वहाँ इनमें से 6 एजेंट गिरफ्तार कर लिए गए नॉर्वे पुलिस द्वारा, और उसमें 6 में से 2 लेडीज एजेंट भी थी। तो दोस्तों ये थी आज की बात। अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।